जय हिंद दोस्तों, आप सबका आज की एडिटोरियल डिस्कशन एंड एनालिसिस के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज है 19 अगस्त फ्राइडे और आज दोस्तों हम 3 इश्यूज को डिस्कस करेंगे। हालांकि हिंदू में ज्यादा अच्छे एडिटोरियल्स नहीं आए थे, लेकिन एक इशू था हिंदू में जो कि डिस्कस करा गया था, सोशल जस्टिस से ओरिएंटेड है कि शुड देयर बी लिमिट ऑन फ्रीबीज। तो यहां पे बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि भाई कोई एक संतुलन बनाने की जरूरत है, एक बैलेंस बनाने की जरूरत है फ्रीबीज के बीच में और कंस्ट्रक्टिव वेलफेयर एक्सपेंडिचर के बीच में। ये बात यहां पे करी जाएगी। फिर दोस्तों हम बात करेंगे बिल्किस बानो केस के बारे। तो इसको लेके भी काफी चर्चा रही थी पिछले हफ्ते। अभी मंडे को 11 जो कन्विक्ट्स थे जिन्होंने बिल्किस बानो का गैंग रेप करा था और साथ में उनके परिवार के लोगों के अगेंस्ट भी अट्रॉसिटीज करी थी, उन लोगों को रिहा करा गया है। क्या रिहा करा गया है, क्यों रिहा करा गया है, उसके बारे में हम सारी बातचीत करेंगे। बिल्किस बानो कौन है उसके बारे में हम बात करेंगे और अंत में एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे जो कि गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन से रिलेटेड है। और यहां पे बात करी जा रही है ऑफशोर विंड एनर्जी के बारे, क्योंकि हम रिन्यूएबल एनर्जी को हार्नेस करना चाहते हैं। हमारे आगे जो लॉन्ग टर्म गोल्स है उसमें बहुत एम्फेसिस हम ले करते हैं कि कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी को रिन्यूएबल एनर्जी से हार्नेस कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। तो जो ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं वो भी हमारे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का कंपोनेंट बनते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे। ये आर्टिकल फाइनेंशियल एक्सप्रेस में आया है। क्वेश्चन ऑफ द डे विल बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। नाउ जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, ये जो क्वेश्चन ऑफ द डे रहता है ये आपने कहां पोस्ट करना है। आई एम अज्यूमिंग जो बच्चे पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं कि क्वेश्चन ऑफ द डे आपने पोस्ट करना है। हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसका नाम है एडिटोरियल्स विद मीन्स आंसर राइटिंग। नाउ इफ यू वांट टू गेट एक्सेस टू दिस चैनल, व्हाट डू यू हैव टू डू? चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो द वीडियो। आप वहां पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इस लिंक को अगर क्लिक करेंगे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के टुवर्ड्स रीडायरेक्ट किया जाएगा। यहां पे आप अपने आंसर्स को पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस लिंक को क्लिक करने के बाद भी रीडायरेक्ट नहीं किया जाता तो आपने क्या करना है, आपने ये नंबर पे 6280133177, आई रिपीट 6280133177 टेलीग्राम की ऐप से यहां पे मैसेज ड्रॉप करिए और हम आपको ऐड जरूर करेंगे। राइट, बेस्ट आंसर जो है, आप जैसे आज क्वेश्चन दिया तो आपने कल 12 बजे तक बेस्ट आंसर अपना इस टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट करना है। बेस्ट आंसर आपके साथ शेयर किया जाएगा और साथ में मॉडल आंसर भी आपको पिन इस ग्रुप में देखने को मिलेगा। कुछ एक दो दिनों से मॉडल आंसर पिन नहीं कर पा रहे हैं, डेफिनेटली आज हम करेंगे मॉडल आंसर पिन, तो आप देखते रहिए और बने रहिए इस ग्रुप में। बाकी दोस्तों बेस्ट आंसर कल वाले क्वेश्चन का किसी का भी नहीं था। तो बहरहाल मॉडल आंसर जब इसका हम पोस्ट करेंगे तो आप एक बार मॉडल आंसर को देख के कैसे वो स्ट्रक्चर बनाया गया है, कैसे उस क्वेश्चन को आंसर करा गया है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं और आप उसके अकॉर्डिंगली आंसर कर सकते हैं। सो नो बेस्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन विच वाज गिवन यस्टरडे व्हिच टॉक्ड अबाउट द यूएस इंडिया मैरिटाइम रिलेशनशिप। नाउ कमिंग बैक टू द डिस्कशन, शुड देयर बी लिमिट्स ऑन फ्रीबीज। देखिए अब यहां पे क्या बात आती है, अभी रिसेंटली किसी ने पिटिशन डाली थी सुप्रीम कोर्ट में कि देखिए पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं बहुत इरैशनली फ्रीबीज कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, फ्री में बिजली पानी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी हाल ही में आपको याद होगा हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा था, रेवड़ी पॉलिटिक्स की बात हुई थी कि भाई कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि रेवड़ियां बांट रही हैं, मिठाइयां बांटने की बात करी जा रही है कि भाई आफ्टर ऑल नुकसान किसको हो रहा है, वो तो टैक्सपेयर का पैसा है जो कि नुकसान हो रहा है, जो स्टेट एक्सचेकर मनी उसको नुकसान हो रहा है। तो डेफिनेटली हमने देखा है कि एक तरह से जो पॉलिटिकल वॉर चल पड़ी थी बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में, कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री जी ने जो कमेंट किया था तो अरविंद केजरीवाल जी ने काफी उसको पर्सनली ले लिया कि ये जो धारणा आज के टाइम पे फैलाई जा रही है कि जी हम मिठाइयां बांट रहे हैं, रेवड़ी बांट रहे हैं। अब देखिए दोनों बातें अपनी जगह पे सही भी हैं, गलत भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि क्या, सुप्रीम कोर्ट का एक प्रस्ताव था कि क्या हम कोई ऐसी लेजिस्लेशन बना सकते हैं, कोई कानून बना सकते हैं जो कि फ्रीबीज को बैन करे, ठीक है, या उसको बनाना एडवाइजेबल नहीं रहेगा, क्या ऐसी लेजिस्लेशन को बनाना एडवाइजेबल नहीं रहेगा। लेकिन एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि एक संतुलन बनाना बहुत जरूरी है कि भाई स्टेट, देखिए आफ्टर ऑल सरकार किसके लिए है, गरीबों के लिए है ना। तो डेफिनेटली अब हम आज के टाइम पे एक ये नहीं कह सकते कि आज हम सोशलिस्टिक मॉडल ऑफ इकोनॉमी सोशलिस्टिक पैटर्न पे डिजाइन है, हम मार्केट इकोनॉमी पे डिजाइन है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिसएडवांटेजेस लोग हैं, ठीक है, गरीबों के भी जो सुरक्षा करनी है सरकार ने, गरीबों के प्रति भी जो सब्सिडीज वगैरह सरकार ने ही प्रोवाइड करनी है, राज्य सरकारें हो, केंद्र सरकार हो। तो सुप्रीम कोर्ट इस बात से बिल्कुल एक्नॉलेज करके कहते हैं कि एक संतुलन बनाने की जरूरत है वेलफेयर मेजर्स और आपके फ्रीबीज के बीच में, ठीक है ना। कहां पे आपको एक लक्ष्मण रेखा बनानी है ना। देखिए अब ये कहना बहुत मुश्किल है, अगर खास करके डिपेंड करता है कि आप कहां पे बैठे हैं। क्या आपकी जो एनुअल इनकम है साल की, क्या वो 50,000 से भी कम है या आपकी एनुअल इनकम 50 लाख से भी ज्यादा है। तो डिपेंड करता है कि आप कौन से आप कहां पे आप बैठे हैं इन द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पिरामिड। क्योंकि जो लोग तो नीचे बैठे हुए हैं, है ना, जो लोग, अगर हम पिरामिड की बात कर ही रहे हैं तो जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं उन लोगों को तो डेफिनेटली ज़्यादा सहायता की ज़रूरत है, ज़्यादा एफर्मेटिव एक्शन की ज़रूरत है। और जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं, है ना, जो कि कुछ चंद लोग हैं, बिकॉज बार बार ये रिपोर्ट भी आती रहती है न्यूज़पेपर्स में, इनइक्वालिटी की जब बात भारत में होती है, ये कोविड था या कोविड नहीं था, लेकिन भारत में जो इनइक्वालिटी है वो बढ़ते ही जा रही है। अमीर अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है।
है ना। ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पहले से हम ये बात करते आ रहे हैं कि चलो 1991 के रिफॉर्म्स का बहुत एडवांटेज है, बहुत फायदा है ना। आज बहुत लोगों के पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब्स है, लेकिन अभी भी ये बात भी रियलिटी कि जो गरीब लोग हैं वो और गरीब हो रहे हैं। सो बहरहाल आप कहाँ बैठे हैं इस पिरामिड के ऊपर, इस पिरामिड के अंदर, वो डिपेंड, ये आप फिर उस हिसाब से सरकार तय कर सकती है कि कहाँ पे आपको लक्ष्मण रेखा लगानी है, कहाँ पे नहीं लगानी है। बात आती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की, है ना। हमने पॉलिटी में सबने पढ़ा डीपीएसपीस के बारे, है ना। अब डीपीएसपीस क्या है, ये एक तरह से गाइड करते हैं स्टेट पॉलिसी को, लेकिन इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू क्लियरली से कि भाई ये वेलफेयर है कि नहीं। अब अगर हम बिजली की बात करें, फ्री में बिजली बांटना, अब कोई कहेगा भाई ये तो फ्री में बिजली बांट रहे हैं, नुकसान की बात है, डिस्कॉम्स को बहुत लॉस हो रहा है, आपके जो बिजली बोर्ड है उनको बहुत नुकसान सहना पड़ रहा है। लेकिन फिर एक और बात भी आती है कि देखिए बिजली बांटने के, बिजली फ्री में बांटने से फायदे भी हैं। अब देखिए बिजली है तो आप चलो अगर आपके पास एसी नहीं है, अगर आपके पास हीटर नहीं है, आप एक साधारण लोअर मिडिल क्लास फैमिली में से आते हैं, एटलीस्ट आपके पास पंखा है, एटलीस्ट आप गर्मियों में थोड़ा पंखा का आराम ले सकते हैं, एटलीस्ट आप सर्दियों में थोड़ा अपने आप को वार्म रख सकते हैं अगर बिजली है, ठीक है। गर्म चाय पी सकते हैं, ठीक है, गर्म पानी से नहा सकते हैं, गीजर वगैरह होता है, आपके बच्चे वहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बिजली अगर फ्री में दी भी जा रही है, प्रोडक्टिविटी तो इंसान की इंक्रीज होती है ना। अगेन टू साइड्स ऑफ द डिबेट, बिजली बांटना नुकसानदायक भी है स्टेट एक्सचेकर के लिए, डिस्कॉम्स के लिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, और लाभदायक भी है, ठीक है। लेकिन अब फ्रीबी को किस नजरिए से देखना चाहिए? देखो फ्रीबी एक पब्लिक पॉलिसी इंटरवेंशन है, पब्लिक पॉलिसी इंटरवेंशन है। आप और मैं तो नहीं फ्रीबीज कर रहे हैं, ठीक है। आप और मैं कोई एनजीओ ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, फ्री में कुछ लंगर बांट सकते हैं, कोई खाना बांट सकते हैं, बिस्किट के पैकेट बांट सकते हैं, हमारे हाथ में इतना ही है ना। कुछ अपनी तरह से ऐसे कुछ सोशल इनिशिएटिव हमने लेना हो, कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोगों ने इनिशिएटिव लिया था, मास्क बांट रहे थे, सैनिटाइजर बांट रहे थे। अब आप और मैं तो ये नहीं कर सकते कि बिजली आज फ्री में बांटने या हम पानी फ्री में बांट दें, ये अभी हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। तो अब पब्लिक पॉलिसी इंटरवेंशन, सरकारों के द्वारा करी गई इंटरवेंशन जो कि सपोर्ट करती है, और जो कि अगर इस तरह के फ्रीबी बांटने से लोगों की प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन दोनों एनहांस होती है। मान लीजिए कि चलो अगर हम अगर हम बिजली की बात कर रहे हैं, तो अगर किसान जो है उनको ज़्यादा पानी मिल रहा है, वो ज़्यादा चावल की खेती कर रहे हैं, पैडी कल्टीवेशन कर रहे हैं, अगर उनसे उनके एग्रीकल्चर में, अगर उनसे उनके व्यापार में ज़्यादा मुनाफा हो रहा है, राइस प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है, तो फ्रीबी में कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि आमतौर पर राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें इस तरह के फ्रीबीज को प्रमोट करते हैं जिसका इंपैक्ट ना तो प्रोडक्शन पे है ना प्रोडक्टिविटी पे है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स होने बहुत जरूरी है ताकि हम इस तरह के वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को चेक कर सकें। बार बार कहा जाता है कि जी हम सब्सिडीज के नाम पे बहुत सारे पैसे ऐसे अननेसेसरली वेस्ट कर रहे हैं, बार बार ये बात आती है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम के टुवर्ड्स मूव करें, है ना। तो ये डिबेट चलती रहती है, राइट नाउ। अब इसके अलावा ये भी बहुत जरूरी है समझना कि भाई किस व्यक्ति को जरूरत है फ्रीबीज की। क्या आपने आइडेंटिफिकेशन करा है, क्या आपने एफिशिएंटली यूटिलाइज करा है? जो आपके पास इतने सारे सेंसस है, आपके पास इतना सारा डेटा है, अब ये तो पता लगाइए कि क्या वाकई में, मैं बार बार कहता हूं, क्या वाकई में भारत में 66% या 70% लोग हैं जिनके पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं है? क्या आप उनको फ्री में 1 या 2 रुपए में चावल आटा बांट रहे हैं? तो ये बात सोचने वाली है कि आपको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे लोगों को जो तो है, जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो डेफिनेटली उनको प्रोवाइड करिए आप इस तरह की जो सेवाएं हैं। जो नहीं है उनको क्यों करने की जरूरत है? अब क्या हम ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं फ्रीबीज के ऊपर या वेलफेयर के ऊपर? तो स्टडीज जो आरबीआई के द्वारा करी गई हैं वो ये बताती हैं कि 2014 के बाद जो सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर है ना स्टेट लेवल में, ये कम हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, इवन आफ्टर स्टेट्स वर गिवन मोर रिसोर्सेज। अब हेल्थ और एजुकेशन, डेमोग्राफिक डिविडेंड, 25-26 साल की एवरेज एज ऑफ द इंडियन सिटीजन, तो डेफिनेटली डेमोग्राफिक डिविडेंड को हार्नेस करने के लिए हमने ये इंश्योर करना है कि आज का जो युवा है वो अच्छा पढ़ा लिखा हो, स्वस्थ हो। तो हेल्थ और एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं जो कि फंडेड रहते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि एलोकेशन हेल्थ और एजुकेशन को भी बहुत कम दिया जा रहा है। स्टेट्स जो हेल्थ और एजुकेशन को इतना एलोकेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब आप इस बात के ऊपर डिबेट कर सकते हैं कि भाई स्टेट्स के पास पैसे नहीं आ रहे हैं, राज्य अपना, कि भाई वहां पे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात आ जाती है, रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी और है, स्टेट में ऑपोजिशन पार्टी है, और रिसोर्सेज चाहिए, ऑल वेलफेयर स्कीम्स लेके आओ, ठीक है। बट वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड टू व्हाट एक्सटेंट स्टेट गवर्नमेंट्स कैन स्पेंड, उनकी कैपेसिटी कितनी है स्पेंड करने के लिए। अब आरबीआई की रिपोर्ट 2 महीने पहले यह बताती है जो फिस्कल सिचुएशन है स्टेट्स की, है ना। अब आने वाले समय में कुछ स्टेट्स हैं, कुछ ऐसे 4-5 स्टेट्स की यहां पे बात करी गई है जो कि फिस्कल प्रेशर बहुत फेस कर सकते हैं। पंजाब की बात यहां पे आती है, पंजाब के ऊपर वैसे ही बहुत कर्जा है, बहुत फिस्कल प्रेशर है, ठीक है। अल्टीमेटली हमको ये जो एलोकेशंस हम कर रहे हैं सोशल सेक्टर में, इस तरह के जो सब्सिडीज या इस तरह के जो हम फ्रीबीज बांट रहे हैं, तो हमको उसका ट्रैक रखना बहुत जरूरी है। एट द सेम टाइम ये बहुत अब उचित समय है कि इस बात के ऊपर हम बात करें अबाउट पब्लिक एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी के भी खर्चा हो रहा है, तो वो हमारा ही पैसा जा रहा है ना, टैक्स पेयर पैसा ही जा रहा है, कितना एफिशिएंटली वो यूटिलाइज किया जा रहा है ना। आप इतना ज्यादा टैक्स महीने भर में दे रहे हैं तो वो कितना एफिशिएंटली यूटिलाइज किया जा रहा है।
ठीक है, मोस्ट क्रूशियल जो है इस पूरी चर्चा में, इस पूरी डिबेट में, जो पब्लिक डेट की बात आती है ना, जो कर्जे की बात आती है, फिस्कल क्राइसिस जो है ना, देखिए कोई बुरी बात नहीं है कि अगर आपके पास 100 रुपए आ रहे हैं और आप 150 रुपए का खर्चा कर रहे हैं। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास 100, अगर सरकार के पास 100 रुपए आया और सरकार ने 150 रुपए का खर्चा किया, कोई बुरी बात नहीं है अगर फिस्कल डेफिसिट भी हो रहा है। आप एक डेवलपिंग इकॉनमी है, आपने डेवलप्ड इकॉनमी बनना है, आपने जॉब क्रिएशन, कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, तो 100 रुपए आपके पास आएंगे, 100 रुपए आप खर्च करेंगे तो उससे तो ग्रोथ नहीं होगा, आपको 50-60 रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। मैं एक सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूं लेमैन टर्म में, ठीक है, इसको ज्यादा दिल पे मत ले लेना कि सरकार के पास 100 रुपए आ रहे हैं और सरकार 150 रुपए खर्च कर रहे हैं। तो फिस्कल क्राइसिस इस करके नहीं हो रहा बिकॉज फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, बट ड्यू टू द पब्लिक डेट स्टॉक जो कि अक्यूमुलेट कर रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो अगेन वहां पे एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी की बात आ रही है। अब वेलफेयर स्पेंडिंग आपको क्या लगता है कि इंडिया में बहुत ज्यादा है? जितनी मर्जी हम बात करें, इस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि चलो पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं कि हम लोन वेवर कर देंगे, फार्म लोन वेव ऑफ कर देंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब कर देंगे, लेकिन उसके बावजूद रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि जो वेलफेयर स्पेंडिंग है भारत में वो काफी कम है। इनफैक्ट अगर डेवलपिंग देशों के कंपैरिजन की बात करें तो बहुत कम है। कुछ साल पहले जो पब्लिक स्पेंडिंग था हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर, वो लगभग 4.7% था भारत में, कंपेयर टू 7% इन सब सहारन अफ्रीका। सो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? जब भी हम वेलफेयर स्पेंडिंग की बात करते हैं तो हम सिर्फ फोकस इस पे रखते हैं कि हम कम स्पेंड कर रहे हैं कि ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं। हम एक्सपेंडिचर पे फोकस करते हैं, क्या हम फोकस कर रहे हैं कि हम पैसे कैसे और मोबिलाइज कर सकते हैं, रेवेन्यूज को कैसे और रेज कर सकते हैं, इस बात के ऊपर फोकस क्यों नहीं आता? ठीक है, क्या आर वी डूइंग एनफ टू रेज रेवेन्यूज? ये बात यहां पे एक पर्टिनेंट इस आर्टिकल में शेयर करी गई है। क्या ऐसी फिस्कल स्पेस है कि हम टैक्सेस को रेज कर सकें? अब बार बार ये हम बात पढ़ते रहते हैं कि भी 6% लोग हैं भारत में जो कि इनकम टैक्स देते हैं। ठीक है, बहुत सारे पॉलिसी मेजर्स और इंस्टीट्यूशंस हैं व्हिच हैव बीन ब्रॉट इनटू एड्रेस द इशू ऑफ के कैसे हम जो डायरेक्ट टैक्स बेस है कि उसको वाइडन कर सके। अभी भी मोस्टली जो हमारे पास जो सरकारों के पास पैसा आता है वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन से आता है। अगर हम जीएसटी की बात करें, चलो अब इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, जीएसटी है ना, तो अब डेफिनेटली आने वाले, अब इसको लेके, जीएसटी को लेके अब बहुत सारे लोग बुरी बातें भी कहते हैं, बहुत सारे लोग अच्छी बातें भी कहते हैं, लेकिन डेफिनेटली अब न्यूज़ में पढ़ते रहते हैं कि लाखों करोड़ों की जीएसटी की कलेक्शन हो रही है ना, लाखों करोड़ों रुपए में जीएसटी की कलेक्शन हो रही है। उम्मीद है कि आने वाले समय में जीएसटी गेम चेंजर हो सकता है। ठीक है, बट गवर्नमेंट इज एक्चुअली लुकिंग एट हाउ टू रिमूव मल्टीपल टैक्स एग्जेम्पशंस बिकॉज ऑफ द परवर्स इंसेंटिव्स। जब नॉन टैक्स रेवेन्यूज की बात आती है तो नॉन टैक्स रेवेन्यूज के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा समझ लें। नॉन टैक्स रेवेन्यूज क्या है? देखिए, आपका डायरेक्ट टैक्स क्या है? आप कोई सैलरी अर्न करते हैं, आप इनकम अर्न करते हैं, ठीक है, आपकी जो भी इनकम है उसके ऊपर जो आप टैक्स देते हैं वो डायरेक्ट टैक्स आता है। ठीक है, और जो आप जैसे बाहर आप कहीं जाते हैं, पिज्जा खाते हैं, आप कहीं कोचिंग लेते हैं, जो भी आप वहाँ पे जीएसटी देते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, व्हाटएवर इट इज, तो वो आप जीएसटी यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है। नॉन टैक्स क्या है? नॉन टैक्स वो रेवेन्यू है जो कि आपके ऊपर चार्ज किया जाता है अगर आप सर्विसेज कंज्यूम करते हैं जो कि सरकार के द्वारा प्रोवाइडेड रहती हैं। बिजली सरकार आपको दे रही है तो बिजली का बिल आता है, पानी का बिल आता है, तो ये गवर्नमेंट सर्विसेज हम कंज्यूम कर रहे हैं, है ना, तो ये क्या है? नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो जो आप बिजली का बिल भर रहे हैं, पानी का बिल भर रहे हैं, ठीक है, ये जो आप गवर्नमेंट सर्विसेज को अवेल कर रहे हैं, तो वो पैसा क्या है? वो सरकार के नॉन टैक्स रेवेन्यू की टीम में जाता है। वापस यहां पे आते हैं, लेकिन जब नॉन टैक्स रेवेन्यूज की बात आती है, व्हाइल वी डू सी दैट देयर इज ग्रोथ इन सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल, लेकिन नॉन टैक्स रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट्स के पास भी आता है। लेकिन जितना ग्रोथ अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो रहा है नॉन टैक्स रेवेन्यू का, उतना डिक्लाइन स्टेट गवर्नमेंट्स का देखने को मिल रहा है। अब क्या स्कोप है कि रेवेन्यूज को रेस किया जा सके? कोविड के चलते यहाँ पे देखिए रिपोर्ट्स आ रही थी जो ये बता रही थी हर कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करता। बहुत सारे लोगों ने कोविड के टाइम पे घर बैठे बैठे स्टॉक मार्केट में लाखों करोड़ रुपए लगाए होंगे, बहुत सारे लोगों ने पैसे बनाए भी होंगे, कईयों ने पैसे डुबाए भी होंगे। लेकिन आम इंसान, अगर हम लोअर मिडिल क्लास किसी इंसान की बात करें तो उसको नहीं पता कि ग्रोथ ऐप क्या है, पेटीएम मनी क्या है, कि कैसे इन्वेस्ट करना है, क्या नहीं करना। लेकिन ये जरूर है कि कोविड के समय में बहुत लोग अमीर भी हुए हैं। ठीक है, इनफैक्ट बहुत सारे यूनिकॉर्न्स जो हैं हमने पिछले 2 सालों में देखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोविड के समय में ये एस्टिमेट आता है कि लगभग 900 से ज्यादा, 950 से ज्यादा जो रिचेस्ट इंडियंस है उनके पास कितना धन था? 5000 करोड़ से ज्यादा धन था। ठीक है, यानी कि इनका जो कंबाइंड जो इनका धन है, वेल्थ है, पूंजी है, दैट इज अबाउट 25% ऑफ इंडियाज जीडीपी। दैट इज क्वाइट अ लॉट। तो यहां पे एक सजेशन है कि अगर इनके ऊपर, जो बहुत ही अमीर लोग हैं, अगर इनके ऊपर आप वन टाइम 4% वेल्थ टैक्स भी लिवाई कर लेंगे ना, तो आपको रेवेन्यूज कितने मिल सकते हैं? रेवेन्यूज मिल सकते हैं वर्थ 1% ऑफ जीडीपी। सिमिलरली अगर हम यहां पे बात करें प्रॉपर्टी टैक्स की, तो हम जैसे यहां पे 0.2% ऑफ जीडीपी अगर प्रॉपर्टी टैक्स रेस कर रहे हैं, लेकिन बाकी डेवलपिंग देशों की बात करें तो वहां पे प्रॉपर्टी टैक्स कितना रेस किया जा रहा है? 0.6%, और ओईसीडी कंट्रीज में 2% ऑफ द जीडीपी। अब दुर्भाग्य वाली बात यह है कि जो बहुत लोग हैं जो कि टॉप ऑफ द पिरामिड में बैठे हैं, उनका ये क्या कहना है? उनका ये कहना है कि भाई आप हमसे टैक्स क्यों ले रहे हो? आपने रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है, सरकार ने रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है। भाई हम तो मिडिल क्लास में से ही आते हैं, अगर हमने कुछ डिग्रीज करके अगर आज हमारे पास इतने बड़े बड़े पैकेजेस हैं तो आते तो मिडिल क्लास में से हैं, तो आप हमारे ऊपर इतना टैक्स क्यों कर रहे हो? तो अब यहां पे फिर ये डिस्प्यूट आ जाता है सरकार के बीच में और पब्लिक के बीच में।
तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई आप बैलेंस बना के रखिए वेलफेयर स्पेंडिंग में और फिजिकल कंसर्न्स में, और आपके जो आपकी जो ऐसे फ्रीबीज की जो बात की जाती है, ठीक है। लेकिन वाई सुप्रीम कोर्ट ये क्यों नहीं कह रहा कि भाई आपने अगर बैलेंस बना के रखना है तो सबसे पहले जो प्रिविलेजेस आप अमीर लोगों को दे रहे हैं उसको पहले रिड्यूस करिए। फॉर एग्जांपल अब हम फार्म लोन वेवर्स की बात करते हैं कि जी सरकारें आती हैं इलेक्शन मैनिफेस्टो में किसानों को कहती है आपके लोन माफ कर दिए जाएंगे, पंजाब हो, हरियाणा हो, बिहार हो, यूपी हो, हर जगह ये कहा जाता है। लेकिन व्हाट अबाउट द बिग बैड लोन वेवर्स जो कि अमीर अमीर लोगों को, अमीर कॉर्पोरेशंस को दिए जाते हैं, तो उसको वेव ऑफ क्यों किया जाता है? बहुत सारे लोग हैं जो करोड़ों रुपए का लोन लेके बाहर भाग जाते हैं, है ना, हमको पता है कि वो लोग कौन है। Hence, if there is no possibility of raising revenues and expenditures, then expenditures have to be cut, है ना। So अब बहुत सारे like हम बात करते हैं कि फ्रीबीज हैं, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है, खास करके गरीब लोगों के पर्टिनेंट, जो हम कहते हैं कि जी हम उनको इतने सारे सब्सिडीज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये प्रोवाइड कर रहे हैं। अंत में अगेन ये बात आती है कि पहले हम ये देखें कि अमीरों को कितनी सब्सिडीज दे रहे हैं, कि अमीरों को कितने हम फ्रीबीज दे रहे हैं, और उसको लेट गो क्यों नहीं कर पा रहे हैं। चलिए अब ये आर्टिकल यहां पे बात करी जा रही है, प्रताप भानु मेहता ने आर्टिकल लिखा है, इंडियन एक्सप्रेस में आया है, इज दिस हाउ जस्टिस एंड्स। देखिए एक बड़ी एक फेमस सेइंग है कि यहाँ पे देखिए भारत की अगर हम बात करें, हमारे जुडिशियल सिस्टम की बात करें, तो गालिब यहाँ पे सजा देना बहुत आसान काम है, लेकिन यहाँ पे इंसाफ होना बहुत मुश्किल है, ठीक है। डेफिनेटली अब आपने सजा देनी है, ट्रायल कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, सजा तो आपको किसी भी बात की मिल सकती है, लेकिन इंसाफ मिलते मिलते बहुत देर लग जाता है। जैसे वो मूवी भी थी सनी देओल की जिसमें वो डायलॉग होता है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, लेकिन इंसाफ कुछ नहीं। अब यहां पे बिल्किस बानो की हम बात करते हैं, 20 साल पुराना केस है ये बिल्किस बानो का। कौन है बिल्किस बानो? तो हमको याद होगा फरवरी 27 को क्या हुआ था गुजरात में, जो गोधरा कांड हुए थे, जो राइट्स हुए थे गुजरात में, कम्युनल दंगे हुए थे, ठीक है। साबरमती एक्सप्रेस 23 फरवरी 2002 की बात है ये, ठीक है। ये जो ट्रेन थी इसको आग लगा दिया गया था, काफ़ी सारे कार सेवक थे जो कि अयोध्या से आ रहे थे, उनको मार दिया गया था, और उसके चलते आगे जाके बहुत कम्युनल वायलेंस हुआ, दंगे हुए, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे लोग थे, ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग थे, किसी मर्जी कम्युनिटी के हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, उन्होंने सफ़र किया, उनके फैमिलीज ने सफ़र किया। उनमें से कौन थे? बिल्किस थे, ठीक है। बिल्किस कहाँ रहते थे? राधिकपुर में रहते थे, जो कि दाहोद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है गुजरात के, ठीक है। तो बहुत सारे लोग, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, दंगों में बहुत सारे लोग मारे गए थे, और उन्होंने अपने घर बार छोड़ के, अपने गाँव छोड़ के कहीं और उन्होंने रहना शुरू कर दिया था। तो बिल्किस जो थे उस समय 19 साल के थे, अब ये 20 साल पुरानी बात है, उस वक्त 19 साल के थे, और वो 5 महीने प्रेग्नेंट भी थे, ठीक है। एंड शी वाज आल्सो अकम्पनीड बाय हर डॉटर, ठीक है, जो उस वक्त 3.5 साल के थे। मार्च 2022 में भागते भागते वो कहीं किसी और गांव में पहुंचते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है बाद में उनके अगेंस्ट एक बहुत हॉरिफिक बात होती है, ठीक है। उनका रेप किया जाता है, उनके परिवार में और भी महिलाएं हैं, उनका भी रेप किया जाता है, और जो आदमी है उनको मारा जाता है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे देखिए जो मेन बात है समझने वाली वो ये है कि जब ये सब होता है, जब इस तरह का हॉरिफिक क्राइम उनके अगेंस्ट होता है, तो क्या होता है कि उनकी पूरी जो फैमिली थी, उनकी जो पूरी बहुत बड़ी फैमिली थी, उसमें सिर्फ जो बिल्किस है, एक आदमी है, और एक 3 साल के बच्चे हैं जो कि सर्वाइव करते हैं इस तरह का गास्ट्री अटैक। नाउ बिल्किस वॉज टेकन टू पब्लिक हॉस्पिटल फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। और इसके बाद जो इनका केस था ये NHRC ने भी उठाया, NHRC ने उठाया, सुप्रीम कोर्ट ने उठाया, और यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करने को कही गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें CBI इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और CBI का आज भी ये कहना है, CBI का आज भी ये कहना है कि इस इन्वेस्टिगेशन में तहकीकात प्रॉपर्ली नहीं करी गई है, काफ़ी लूप होल्स हैं इस इन्वेस्टिगेशन में, ठीक है। नाउ अब ये जो केस था, वैसे चलो ये काम गुजरात में हुआ, ठीक है, लेकिन इनका जो केस था कहाँ जाता है? इनका केस बिकॉज बिल्किस बानो को काफ़ी लाइफ थ्रेटनिंग कॉल्स आनी शुरू हो जाती हैं, उनकी ज़िंदगी के ऊपर खतरा काफ़ी मंडराना शुरू हो जाता है, उनको थ्रेटन किया जाता है, तो ये केस ट्रांसफ़र किया जाता है महाराष्ट्र में। तो जो ट्रायल स्टेज है इस केस की गुजरात में नहीं, महाराष्ट्र में ट्रांसफ़र की जाती है। अब इनके बारे में हम आज 20 साल के बाद क्यों बात कर रहे हैं? गुजरात की सरकार ने मंडे को रिलीज करे 11 कन्विक्ट्स, ठीक है, जो कि बिल्किस बानो मर्डर और गैंगरेप केस में इन्वॉल्व थे, ठीक है, 2002 के, और उनको रिमिशन मिली। रिमिशन यानी कि देखिए रिमिशन में क्या होता है कि अगर आपने चलो 14, अब यहाँ पे जिन्होंने याचिका डाली थी रिमिशन के लिए, रिहाई के लिए, वो राधेश्याम शाह जी थे। अब इसमें क्या होता है रिमिशन में कि चलो अगर आपका बिहेवियर अच्छा रहा है, आपने 14, 15, 15.5 साल आपने जेल में बताए हैं, और आपका बिहेवियर अच्छा रहा है, और अगर सरकार को लगता है कि भी आप आने वाले समय में समाज के लिए खतरा नहीं है, तो सरकार आपको रिहा कर सकती है, आपको माफी दे सकती है, ठीक है। राधेश्याम शाह ने ये याचिका डाली थी सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने मई 2022 में यह बात गुजरात की सरकार को कही थी कि देखो ये जो मामला है गुजरात में हुआ है, तो गुजरात की सरकार तय करे कि वहां पे आपने उनको रिमिशन देना है कि नहीं देना है, ठीक है ना। अब थोड़ा यहाँ पे हम सोच रहे होंगे कि रिमिशन पार्डन, ये तो हमने बातें पॉलिटी में पढ़ी है, जहाँ पे प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, उनके पास ये पावर्स होती हैं। आर्टिकल 72 की बात करें, आर्टिकल 161 की बात करें, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर होती है क्या? जी हाँ, होती है रिमिशन के लिए, ठीक है। देखिए प्रिजन जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है,
तो जो राज्य सरकारें हैं उनके पास पावर है किसके अंडर सेक्शन 432 ऑफ द सीआरपीसी कि भी वो सेंटेंसेस को रिमिट कर सकते हैं। रिमिशन ऑफ सेंटेंसेस मींस कि भी अगर किसी को जेल मिली है समवन इन पर्सन गेट्स रिमिशन, तो जो प्रिजन सेंटेंस है उसको रिड्यूस कर दिया जाता है, यूजुअली बिकॉज उनका जो बिहेवियर है, जितना भी टाइम उन्होंने जेल में सर्व करा है। इसके केस में बात बोलूं तो राधेश्याम शाह ने 15.5 साल 15 ईयर्स एंड 5 मंथ सर्व किया था कि उनका बिहेवियर अच्छा था तो उनको चलो रिहा कर दिया है। अब लेकिन यहां पे सेक्शन 432 सीआरपीसी का भी आ जाता है। हाउएवर जब सेंटेंस ऑफ इंप्रिजनमेंट यानी आपको जिंदगी भर की उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, ठीक है, और आपने कोई ऐसा क्राइम करा है, कोई ऐसा ऑफेंस करा है जिसके लिए जो डेथ है, डेथ एक वन ऑफ द सजा है, वन ऑफ द पनिशमेंट है, या अगर आपको फांसी की सजा सुनाई गई थी, आपको सेंटेंस ऑफ डेथ सुनाया गया था और आपकी फांसी की सजा को कम्यूट कर दिया गया अंडर सेक्शन 433 ऑफ द सीआरपीसी कि अभी आपको फांसी की सजा नहीं मिलेगी, अब आपका जो सेंटेंस है कम्यूट कर दिया गया कि आपको उम्र कैद की सजा मिलेगी, जिंदगी भर की सजा मिलेगी, देन सच पर्सन शैल नॉट बी रिलीज फ्रॉम प्रिजन अनलेस ही हैज सर्व्ड एटलीस्ट 14 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट। देखिए जब हम उम्र कैद की सजा की बात करते हैं तो अक्सर हमारे माइंड में हम मूवीज देखते हैं ना, 80s में 90s में इस तरह की मूवीज आती थी कि जहां पे कचहरी में जो जज थे वो कहते थे जी आपको उम्र कैद की सजा मिलेगी। तो उम्र कैद की सजा इसका मतलब ये नहीं कि आपको 14 साल की सजा मिल रही है, बिकॉज आमतौर पर धारणा ये आ जाती है उम्र कैद की सजा मीन कि जब तक आप जीवित हैं, चाहे आप 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, 40 साल के हैं, जब तक आप जीवित हैं, जब तक आपके अंदर जो आपके जो श्वास जब तक वो चल रहे हैं तब तक आपको जेल में रहना पड़ेगा। तो ये उम्र कैद की सजा का मतलब ये होता है। एक बात हम यहाँ पे याद रखें, अपनी वापस पॉलिटी वाली बात को याद रखते हैं यहाँ पे कि देखिए आर्टिकल 72 और 161 जो हमारे संविधान में वो क्लियरली बताते हैं कि जो प्रेसिडेंट है और जो गवर्नर है उनके पास पावर होती है पार्डन करने के लिए, सस्पेंड करने के लिए जो सेंटेंस होता है कन्विक्ट का, रिमिट हो या कम्यूट हो ऑफ अ सेंटेंस पास्ड बाय द कोर्ट्स। ये बेसिक बात हमने पॉलिटी में पढ़ी है। लेकिन अब ग्राउंड्स फॉर रिमिशन की बात करें, स्टेट्स जो है ना, राज्य सरकारें, अगर आपको नहीं पता तो आपके लिए नई बात है जो यहां पे आज आपको पता लग रही है, राज्य सरकारें भी सेंटेंस रिव्यू बोर्ड को सेटअप कर सकते हैं टू एक्सरसाइज द पावर्स अंडर सेक्शन 432 ऑफ द सीआरपीसी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि स्टेट्स ये पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकते आर्बिट्ररीली, कुछ ग्राउंड रूल्स हैं। अब उन ग्राउंड रूल्स को आप जब तक अगर स्टेट्स अबाइड नहीं करते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित करे हैं, तब तक ये अपनी मर्जी से ऐसे रिमिशन ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें ग्राउंड्स फॉर रिमिशन तो सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, मोटे तौर पे सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि भी देखो अगर ऑफेंस एक इंडिविजुअल ने जो करा है, एक्ट ऑफ क्राइम करा है, वो समाज को इंपैक्ट नहीं करता, या अगर उस कन्विक्ट की जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस है, ठीक है, ऑफ द कन्विक्ट फैमिली वो ज्यादा अच्छी नहीं है, या उसका बिहेवियर अच्छा है, या अगर लगता है कि भी वो जो इंसान है जिसको जेल में डाला गया है वो सुधर गया है, वो बेटर हो गया है, रिफॉर्म हो गया है और आने वाले समय में वो इस तरह का क्राइम नहीं करेगा, या वेदर द कन्विक्ट हैज लॉस्ट द पोटेंशियलिटी टू कमिट क्राइम, यानी कि चलो उसने ऐसा कोई बहुत घास्टली क्राइम करा लेकिन अब वो थोड़ा एज्ड हो चुका है, अब वो ऐसा क्राइम नहीं कर सकता है। तो ये कंडीशंस है, ग्राउंड्स फॉर रिमिशन है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि स्टेट्स अगर चाहे तो वो रिमिशन कर सकते हैं, उनको रिहा कर सकते हैं, उनका सेंटेंस लेस कर सकते हैं, रिहा कर सकते हैं, वो स्टेट्स के ऊपर है ना। अब लाइफ सेंटेंस की बात करें तो ये अगेन क्लैरिफिकेशन की बात आती है। तो लाइफ सेंटेंस हमको लगता है कि भी 14 साल का जो होता है वो लाइफ सेंटेंस होता है, नहीं, लेकिन अगर आपको रिमिशन भी चाहिए, अगर आपने कोई ऐसा क्राइम करा है जिसमें आपको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, तो रिमिशन आपको कब मिल सकती है? रिमिशन आपको मिल सकती है जब आपने मिनिमम 14 साल की सजा काटी हो, ठीक है। और डेटा फ्रॉम प्रिजन स्टैटिस्टिक्स ये बताते हैं कि 2020 का जो डेटा था, 61% ऑफ द कन्विक्ट्स इन जेल दे आर सर्विंग लाइफ सेंटेंसेस। नाउ अब सुप्रीम कोर्ट की बात करें ऑन बिल्किस बानो। अब बिल्की बानो केस, ये जो बिल्किस बानो केस था, इसमें जो कन्विक्ट थे राधेश्याम शाह जी, इन्होंने मूव करा, अपनी याचिका डाली सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने कहा भी मैंने 15.5 साल अब अपने जेल में व्यतीत कर लिए हैं, ठीक है, जो कि एक सीबीआई कोर्ट ने अवार्ड किए थे उनको। अब मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात की सरकार को बोला कि भी आप राधेश्याम शाह की याचिका को कंसिडर करिए और अगर वो रिहाई चाह रहे हैं तो आप इस बात का फैसला विद इन 2 मंथ्स हमको बताइए, जो आपकी गुजरात स्टेट की 1992 रिमिशन पॉलिसी है। क्यों गुजरात, क्यों? हालांकि उनको सीबीआई जहां पे वो जेल काट रहे थे वो तो महाराष्ट्र में था, ठीक है, राधेश्याम शाह तो महाराष्ट्र में थे, उनको एक सीबीआई कोर्ट जो मुंबई में है उन्होंने उनको जेल में रखा था, उन्होंने सजा सुनाई थी। लेकिन अब रिमिशन की बात गुजरात में क्यों आती है? बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि गुजरात में ये क्राइम हुआ था, महाराष्ट्र में ये क्राइम नहीं हुआ था, इस करके इस बात का फैसला गुजरात की सरकार लेगी कि उसको रिहा करना है कि नहीं करना। अब प्रताप भानु मेहता क्या कह रहे हैं? और देखिए प्रताप भानु मेहता कह रहे हैं कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है, ये ट्रावेस्टी ऑफ जस्टिस है। अब सुप्रीम कोर्ट के पास आप कभी भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास आप ये वाली बात लेके भी जा सकते हैं कि राधेश्याम शाह ने जो पिटीशन डाली है, याचिका डाली है कि भी उसको रिहा करा जाए, तो कोई और जाके भी वहां पे याचिका डाल सकते हैं कि क्यों उसको रिहा करा जाए, क्यों उसको रिमिट किया जाए, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कि ये डिसीजन गलत हुआ है जो राधेश्याम शाह को आपने रिलीज करा है, जो उसको रिमिट करा है, लेकिन डैमेज तो हो चुका है ना। तो यहां पे द फैक्ट दैट द फोर्स ऑफ दिस क्वेश्चन इज नॉट इवन बीइंग फेल्ट वाइडली,
ये टेस्टिमनी आती है हमारी मॉरल नंबलिंग ऑफ द रिपब्लिक को। देखिए यहाँ पे प्रताप भानु मेहता थोड़ा क्रिटिकल, ऑब्वियसली क्रिटिकल होकर ही बात करें, बिकॉज अभी कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी 5 प्रण की बात करी थी, जिसमें से जो एक प्रण था वो वुमेन एम्पावरमेंट को, स्त्री शक्ति को लेकर था, कि कैसे हम समाज में इंश्योर कर सकते हैं हमारी कोशिशों से कि जो औरतें हैं, हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, वो सेफ फील कर सके और अच्छी तरह से यहाँ पे सुरक्षित होकर रह सके। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बात अगेन पैराडॉक्सिकल आती है। आफ्टर ऑल देखिए, आपकी विचारधारा लेफ्टिस्ट हो राइटिस्ट हो वो मैटर नहीं करता, बात यह कि हम लोगों के व्यूज को समझ रहे हैं और व्यूज के बहाने हम इशू को भी समझना चाह रहे हैं कि इशू क्या था क्या नहीं था, क्या ये न्याय है। देखिए अभी मैंने आपको बात बोला कि हमारे यहाँ पे जुडिशरी में सजा देना तो बहुत आसान काम है, लेकिन न्याय होना, जस्टिस होना वो बहुत मुश्किल काम हो जाता है। ठीक है, अब देखिए वकील बहुत सारे आर्गुमेंट्स यहाँ पे लेके आ सकते हैं कि भी रिमिशन क्या है क्या नहीं है, टेक्निकलिटी जो लीगल जागरण है उसमें आप बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन ये बात भी सच है हमारे जस्टिस सिस्टम में बेल, पनिशमेंट, रिमिशन ये बहुत आर्बिट्ररी तरीके से और बहुत डिस्क्रिशनरी तरीके से किया जाता है। अब ये जो केस था बहुत ऑब्वियसली हॉरिफिक था। ठीक है, इसमें देखिए अगर इंसान ये केस के बारे सुनेगा, क्या 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 हुआ उनके साथ, क्या क्या उन पर गुजरी, तो डेफिनेटली कोई भी इंसान बहुत यहाँ पे एक शॉक एक्सप्रेस करेगा, एक बहुत रिमोर्स एक्सप्रेस करेगा। तो क्या यहाँ पे इज इट अबाउट अ स्टेट गवर्नमेंट विच वांट्स टू एक्सरसाइज इट्स डिस्क्रिशनरी पावर कि भी कैसे न्याय को सबवर्ट किया जा सकता है, यहाँ पे कोई पॉलिटिकल वेंडेटा की बात आ रही है। ठीक है, अब देखिए अब उन्होंने उनका जो विश्वास था पिछले 20 सालों से बिल्किस बानो का, वो तो कोर्ट्स के ऊपर था। अब हम कहते हैं कि भी आप अपनी पेट्रियोटिज्म को प्रूव करिए कि आप कितने नेशनलिस्ट है। इससे अच्छा नेशनलिस्ट होना या पेट्रियोटिक होना, इससे और अच्छी बात क्या है कि भाई आपका भरोसा आपके संविधान के ऊपर है और संविधान के द्वारा प्रोवाइडेड इंस्टीट्यूशंस के ऊपर है, कोर्ट्स के ऊपर है, ठीक है, जस्टिस के ऊपर है। अब इस तरह का हॉस्टाइल और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, क्या ये जस्टिफाइड है? इज इट गुड? क्या ये बिल्किस बानो के लिए जस्टिफाइड बात है जिस तरह का उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है? ठीक है, तो अब यहां पे तो बल्कि ये कर्टेसी भी, अब उनको ये भी शायद नहीं पता होगा कि जिन लोगों ने इस तरह का क्राइम अलेजेडली, अपेरेंटली और अलेजेडली जो किया था, ठीक है, उनको ये भी नहीं पता होगा कि वो वापस उन्हीं के नेबरहुड में वापस आ चुके हैं। उनको ये भी इन्फॉर्म किया गया कि उनको रिहा कर दिया गया है। नाउ जस्टिस लॉस्ट इन पॉलिटिक्स। देखिए अब ये गुजरात की अगर हम कांड की बात करें, अगर हम कम्युनल दंगे की बात करें, तो बहुत देखिए अब इसको लेके बहुत लाइक पॉलिटिकल पार्टीज ने हमेशा एक दूसरे के ऊपर तू मैं वाली बात आ जाती है, पॉलिटिकल वेंडेटा वाली बात आ जाती है। कॉन्स्पिरेसी तो ये भी कहती है कि भाई ये जो 11 लोग थे, ये 11 लोग तो कन्विक्ट थे नहीं, ये तो 11 लोगों को एक तरह से बस सैक्रिफाइस करा गया है। ये जो 11-12 लोगों को जेल में डाला गया था, इनका कोई लेना देना ही नहीं था, और ये कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी थी कुछ एनजीओ के द्वारा, कुछ एक्टिविस्ट के द्वारा, कांग्रेस की सरकार के द्वारा, ठीक है, और कुछ जो लटन्स मीडिया की बात करते हैं, या जैसे कि लाइक कहा जाता है जो लेफ्ट लिबरल गैंग, जिस तरह से हम आज के टाइम पे प्राइम टाइम न्यूज़ चैनल्स को देखते हैं, वहाँ पे लेफ्ट लिबरल गैंग कहा जाता है, जो एंटी नेशनल गैंग है, एंटी इंडिया गैंग है। बहरहाल इस तरह की बात ये थी कि ये जो लोग थे ये एक्चुअल में ये इन्वॉल्व नहीं थे, और लोग थे जो इन्वॉल्व थे, और इनको तो ऐसे ही बस यहाँ पे सैक्रिफाइस कर दिया गया है। ठीक है, इनको तो स्केपगोट यहाँ पे बना दिया गया है। तो ये यहाँ पे एक पॉलिटिकल वेंडेटा की बात आती है। लेकिन अगर हम अपने कॉन्शियस को पूछ के देखें, है ना, अगर अपने ज़मीर में झांक के देखें, देयर इज नथिंग परप्लेक्सिंग अबाउट द लैक ऑफ आउटरीच। लेकिन इसको लेके इतना आउटरीच हम यहाँ पे सोसाइटी में क्यों नहीं देख रहे हैं? क्या ये डबल स्टैंडर्ड्स वाली बात है? ठीक है, क्या ये डबल स्टैंडर्ड्स वाली बात आ जाती है? यहाँ पे प्रताप भानु मेहता एक बात कहते हैं दैट हम एक ऐसी एज में रह रहे हैं जहाँ पे विच इज ऑफ नॉट जस्ट ग्रेटर कम्युनलाइजेशन, कम्युनल दंगे हम देखते रहते हैं, दिन दिहाड़े काफ़ी होते रहते हैं, बट ऑल्सो टोटलाइजेशन ऑफ कम्युनल आइडेंटिटी। ठीक है, तो हम ये बहुत देखते हैं कि आज के टाइम पे आप किस तरह की भाषा बोलते हैं, क्या खाना खाते हैं, किस तरह का गाना सुनते हैं, वो आपके आइडेंटिटी को डिफाइन करता है। जो कि आप कुछ भी सुन सकते हैं, आप कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपके आइडेंटिटी को यही चीज़ें डिफाइन करें। तो आज के टाइम पे चाहे क्राइम हो चाहे जस्टिस हो, आपने क्राइम करा है, आप अपराधी हैं कि नहीं है, आप बेकसूर हैं कि आपका कसूर है, उसका कोई आज के टाइम में कोई रेलेवेंस नहीं रहा। ये बात थोड़ा एक सरकास्टिकल वे में प्रताप भानु मेहता इस आर्टिकल में कंक्लूड करके बात कहते हैं। फिर दोस्तों लास्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे PLI विंड बीनीथ रिन्यूएबल विंग्स। दोस्तों किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है? कंटेक्स्ट ये है कि जो हमारा एनर्जी ट्रांजिशन है वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमको प्रोवाइड करता है। जैसे हमने 2070 के टुवर्ड्स हमने नेट जीरो का टारगेट सेट करा है, और हमारा लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट भी और लॉन्ग टर्म टारगेट भी है कि कैसे हम अपने पावर सेक्टर को डीकार्बनाइज कर सकते हैं। हम नहीं चाहेंगे कि आने वाले समय में कोल से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें, और इसके लिए देखिए दोस्तों बहुत पैसे की ज़रूरत है, बहुत इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, ऐसे तो नहीं होने वाला। और हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो भी हमको बहुत पता है, क्लियर कट हमारी प्रायोरिटीज़ है कि हमने गरीबों की भी अपलिफ्टमेंट करनी है ना, हमने डेवलप्ड इकॉनमी भी बनना है, और साथ के साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पे क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ की बात आती है, कैसे हम सेल्फ रिलायंट हो सकते हैं। ठीक है, कैसे हम इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम कर सकते हैं, और कैसे हम जो डोमेस्टिक जो कंपनीज़ हैं, है ना,
अगर हम फोटोवोल्टिक सेल्स की बात करें, जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं जो कि सोलर पैनल्स बना रहे हैं, कैसे उनको इंसेंटिवाइज कर सकते हैं। और डोमेस्टिक, बिकॉज रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन का भी स्कोप बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो इसके चलते प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी हमने डिफरेंट सेक्टर्स में अनाउंस करी है, चाहे वो सेमीकंडक्टर्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी हो। तो पिछले साल भारत सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्रोग्राम लगभग 420 बिलियन रुपीस का, यानी कि 5.3 बिलियन डॉलर्स का ये प्रोग्राम अनाउंस करा था कि जो सोलर मॉड्यूल्स हैं उसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा और बैटरीज जो है वो यहीं पे बनाई जाएंगी फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड एनर्जी स्टोरेज। ठीक है, उसी तरह से सरकार का प्लान है कि कैसे वो फॉर्मुलेट कर सकते हैं एक PLI स्कीम टू ऑगमेंट दी ऑफशोर विंड इंडस्ट्री एज वेल इन द कंट्री। अब इस तरह की जो स्कीम है वो डायरेक्ट सब्सिडीज प्रोवाइड करेगा मैन्युफैक्चरर्स को जो कि इंटरेस्टेड हैं ऑफशोर विंड कैपेसिटीज को बिल्ड करने के लिए। ठीक है, सरकार रिकॉग्नाइज करता है कि हमारे यहाँ पे बहुत ह्यूज पोटेंशियल है, ऑफशोर विंड पोटेंशियल है। इनफैक्ट हमारा टारगेट है, हम ये चाहते हैं कि भाई विंड कैपेसिटी, अगर हम बिजली की बात करें तो इंस्टॉल्ड 30 गीगावाट जो है ऑफशोर विंड कैपेसिटी हमारे 2030 तक हो। अगर हम ग्लोबल कैपेसिटी की बात करें, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, तो लगभग 57-58 गीगावाट्स की है। तो अगर हम ऑफशोर विंड पावर की बात कर रहे हैं तो ऑफशोर विंड पावर क्या है? ऑफशोर विंड एनर्जी यानी कि जो जनरेशन होती है बिजली की थ्रू विंड फार्म्स इन बॉडीज ऑफ वाटर, यानी कि यूजुअली एट सी। तो उनकी जो विंड स्पीड्स होती हैं बहुत ज़्यादा हाई होती हैं दैन दी ऑनशोर विंड फार्म्स। अब ये जो ऑफशोर फार्म्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। और एज ऑफ 2020 जो टोटल वर्ल्ड वाइड ऑफशोर विंड पावर कैपेसिटी है वो 57-58 गीगावाट्स है, जिसमें से यूके, चाइना और जर्मनी तीनों के पास 75% से ज़्यादा ग्लोबल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। तो ये बात थोड़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। अब वी केम अप विद आवर ऑफशोर विंड पावर पॉलिसी इन 2015, बट एनी सरप्राइजेस? नथिंग हैपेंड, नो प्रोजेक्ट्स हैड इनिशिएटेड आफ्टर दैट। हमने पॉलिसी तो अनाउंस कर दी थी लाइक ऑलवेज वी डू, लेकिन उसके बाद कुछ कंक्रीटली वहां पे नहीं हुआ था। प्राइमरली बिकॉज ये माना जाता था कि ऑफशोर विंड पावर की जहां पे बात आती है, ऑफशोर विंड फार्म्स की जहां पे बात आती है, उसकी जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू सोलर एंड दी ऑनशोर विंड। ऑनशोर विंड फार्म जो उनकी जो कॉस्ट है वो काफी कम होती है। अब ऑफशोर विंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स की तरह काम आ सकता है आने वाले समय में अगर हमने डीकार्बनाइज करना है अपना पावर सेक्टर को। अब हमारे पास पोटेंशियल है कि हम 140 गीगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं ऑफशोर विंड से, बिकॉज हमारे पास बहुत लॉन्ग कोस्ट लाइन है, 7600 किलोमीटर की हमारे पास कोस्ट लाइन है। और बहुत ज्यादा जो विंड एनर्जी की जहां पे हम बात कर रहे हैं, ऑफशोर विंड पावर की बात करें, पोटेंशियल 2 राज्यों के पास बहुत ज्यादा है, एक तमिलनाडु है और एक गुजरात है। अब हमारा जो विंड जनरेशन प्रोफाइल है वो ज़्यादा बेटर है। देखिए अगर आप कहीं, अगर आप किसी अगर बीच में कभी जाते हैं, अगर आपको कभी मौका लगे गोवा जाने का, केरल जाने का या किसी भी ऐसी बीच में जाने का, तो आप ये बात जरूर देखेंगे कि शाम के टाइम हो, यानी कि शाम को 6-7 बजे के बाद से लेकर सुबह के 6-7 बजे तक हवा काफ़ी चल रही होती है। तो ये जो विंड जनरेशन प्रोफाइल है हमारे देश में, या अगर हम अपने जोग्राफिकल फीचर्स की बात करें, ये काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा। चलो सनशाइन भी रहती है यहाँ पे, हम एक सब ट्रॉपिकल रेंज में आते तो डेफिनेटली सनशाइन भी रहती है, तो ये कॉम्प्लीमेंट करेगा सोलर एनर्जी को भी। जहां पे हम सोलर एनर्जी को हार्नेस करने की बात करें तो विंड का भी फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ऐड करेंगे ऑफशोर विंड एनर्जी को टू द जनरेशन मिक्स, रिन्यूएबल जनरेशन मिक्स, दिस विल पोटेंशियली प्रोवाइड इंडिया विद अ बेटर राउंड द क्लॉक, राउंड द ईयर क्लीन पावर रिसोर्स। लेकिन इसके लिए एक बहुत की रिक्वायरमेंट क्या है कि हमको यहाँ पे जो हमारा पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिकॉज जैसे अभी हमने बात करी कि जो ऑफशोर जो विंड फार्म्स हैं ये ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, ये ज़्यादातर वाटर बॉडीज़ के पास पाए जाते हैं, वेल इनसाइड द वाटर बॉडीज़ पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस करके यहाँ पे कोस्टल फैसिलिटीज़ को डेवलप करना, जो भी लोकल सप्लाई चेन इशूज़ है कोस्टल एरियाज़ के, उसको डेवलप करना, ठीक है, और यहाँ पे पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, ये सब बातें बहुत क्रिटिकल रहेंगी अगर हमने ऑफशोर विंड एनर्जी को और हार्डनेस करना है। ठीक है, अब जहां पे ऑनशोर विंड एनर्जी की बात आती है, ये कहां पे ज्यादातर लोकेटेड होते हैं? ये लैंड पे लोकेटेड होते हैं, ये वाटर बॉडीज पे लोकेटेड नहीं होते हैं। कौन से लैंड पे? जहां पे लो कंजर्वेशन या लो हैबिटेट वैल्यू है। ठीक है, यानी कि जहां पे काफी ज्यादा हैबिटेट डिग्रेडेशन हो चुका है। अब जो कॉस्ट है ऑनशोर विंड फार्म्स को सेट करने का वो काफी चीप है, काफी चीपर है एज कंपेयर टू योर ऑफशोर विंड फार्म्स। ठीक है, और जो विंड टर्बाइंस हैं ऑनशोर विंड फार्म्स की बात करें वो बहुत ईजी और बहुत क्विक टू इंस्टॉल रहते हैं। ठीक है, और अगर हम विंड टर्बाइंस की बात कर ही रहे हैं तो अनलाइक न्यूक्लियर पावर स्टेशन जिसको कितने 20-30 साल लग जाते हैं, तो विंड टर्बाइंस हो, चाहे वो ऑनशोर हो चाहे वो ऑफशोर हो, वो कुछ महीनों में हो जाता है। और हमारे पास बहुत सब्सटैंशियल बेस भी है। अगर हमने मैन्युफैक्चरिंग, अगर हम बात करें ऑनशोर विंड टर्बाइंस का, तो हमारे पास बहुत सब्सटैंशियल मैन्युफैक्चरिंग बेस भी है इसको लेके। तो अब चैलेंज है कि ऑफशोर विंड अगर हमने एनर्जी को हार्डनेस करना है तो उस पर भी मैन्युफैक्चरिंग जो कैपेसिटी है उसको और बढ़ावा दें। तो हाउ कैन दिस PLI पुश द ऑफशोर विंड एनर्जी सेक्टर? अब देखिए
ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, चाहे वो यूरोपियन है, चाहे वो सीमेंस की बात करें, वेस्टास की बात करें, यूरोपियन कंपनीज हैं ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, या वो चाइनीज ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स की बात करें जिसमें से मिंग है, एक्सीएमएस है, गोल्ड विंड है, इनके पास बेस्ट इन क्लास विंड टर्बाइन टेक्नोलॉजीज है। तो अब पीएलआई स्कीम के लिए चैलेंज क्या है? जब इतने सारे पैसे एलोकेट कर रहे हैं, हमारे लिए चैलेंज है कि जो टॉप मोस्ट ग्लोबल ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर कंपनीज हैं जो कि ऑलरेडी मैन्युफैक्चर करते हैं विंड टर्बाइंस इन दी ऑफशोर विंड एनर्जी सेक्टर, वो कैसे हम यहां पे उनको अट्रैक्ट करके हम इंश्योर कर सकते हैं कि यही कंपनीज हो लेकिन ये कंपनीज इंडिया में आके यहां पे मैन्युफैक्चरिंग बेस सेटअप कर सके। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा और एक बहुत बड़ा सिग्नल भी जाएगा। ये जो विदेशी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, इनको भी भरोसा होगा कि भारत सरकार इस तरह की पॉलिसीज लेआउट कर रही है जिसके चलते हम वहां पे कॉन्फिडेंटली मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, जॉब क्रिएशन होगा। और जो इंटरेस्ट है ऑफशोर विंड में, ये बहुत बढ़ रहा है ग्लोबली, स्पेशली अगर हम एशिया पैसिफिक रीजन की बात करें। चाइना, as a matter of fact, China has almost installed around about 17 gigawatt of offshore capacity in 2021, which is equal to almost 30% of the global installed capacity, which is 57 gigawatts. चलिए, सो दोस्तों यहाँ पे ब्लू बॉन्ड्स की बात अंत में कर लेते हैं। ब्लू बॉन्ड्स क्या होते हैं? ब्लू बॉन्ड्स बेसिकली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में बात करते हैं, मसाला बॉन्ड्स के बारे में बात करते हैं। तो ब्लू बॉन्ड्स डेफिनेटली ये एक्वेटिक ओशन इकोसिस्टम की यहाँ पे बात आ रही है, एक्वेटिक इकोसिस्टम रिलेटेड बात यहाँ पे समझनी होगी। तो ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि सपोर्ट करते हैं ओशन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को, ठीक है। और ये फंड्स रेस करते हैं फॉर मरीन एंड ओशन बेस्ड प्रोजेक्ट्स दैट कैन हैव पॉजिटिव इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल इंपैक्ट, ठीक है। तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और जो फर्स्ट ब्लू बॉन्ड था किसने इशू करा था? रिपब्लिक ऑफ सेशल्स ने 2018 में पहला ब्लू बॉन्ड को यहाँ पे इशू किया था। और ये कैसे हेल्प करते हैं? पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करने में हेल्प करते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम को कंजर्व करने में, बायोडाइवर्सिटी को, एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने में, मेंटेन करने में काफी हेल्प करते हैं। और 2020 में बैंक ऑफ चाइना ने इशू करा एशिया का पहला ब्लू बॉन्ड वर्थ $942 मिलियन फॉर प्रोजेक्ट सपोर्टिंग क्लीन ओशन। थोड़ी सी ये वैल्यू एडिशन इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, कई बार इस तरह की चीजें हमको पूछी जा सकती हैं प्रीलिम्स में, तो अगर हमको ना पता हो तो फिर इस करके हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इस करके कुछ वैल्यू एडेड चीजें मैं हमेशा आर्टिकल में डालता रहता हूं, कोशिश रहती है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए, आप इसको पढ़ सकते हैं। नाउ क्वेश्चन ऑफ द डे, इन योर ओपिनियन विल अ लेजिस्लेशन बैनिंग फ्रीबीज बाय पॉलिटिकल पार्टीज, क्या ये एक फिस्कल प्रूडेंस टूल रहेगा हमारी इकोनॉमी के लिए? क्या ये समझदारी की बात रहेगी, विजडम की बात रहेगी, फिस्कल विजडम की बात रहेगी अगर हम एक ऐसा लेजिस्लेशन लेके आ सकते हैं जहां पे कंप्लीटली फ्रीबीज को आप बैन कर सकते हैं? अब इसमें आपके ओपिनियंस है, आपका ओपिनियन कुछ भी हो सकता है, एक ओपिनियनेटेड आंसर है, आपने 150 वर्ड्स में लिखना है। कल 12 बजे तक लिखिए, देखते हैं किसका बेस्ट आंसर रहता है। बाकी दोस्तों ये हमारी आज की चर्चा थी। आज ये जाने से पहले बस आपको एक इन्फॉर्मेशन में देना चाहता हूं, वो ये है कि दोस्तों अगर आप पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन ऑप्शन रखते हैं या अगले साल आप इस ऑप्शन के साथ अपना एग्जाम देना चाहते हैं, तो दोस्तों हमारे यहाँ पे पीएसआर के कोर्सेज हैं, ऑफलाइन भी हैं, ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी हैं और प्री रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं। प्रेरणा मैम पीएसआर पढ़ाते हैं, आपने पीएसआर के क्रैश कोर्सेज भी प्रेरणा मैम के यूट्यूब पे हमारे देखे होंगे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यहाँ पे वीडियोस अपलोड किए जाते हैं चैनल पे। तो दोस्तों अगर आप हमारे पीएसआर के कोर्सेज को एनरोल करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो जस्ट इन्फॉर्मेशन आपको देने के लिए यहाँ पे मैं शेयर कर रहा हूँ। तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आपको इसके बारे में काफी असिस्टेंस भी दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज की चर्चा में इतना ही रहेगा, मिलेंगे हम कल और एनालिसिस के साथ। तो आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, और आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।